Assalamu alaikum. My name is Memuna Amjad, and today I am here to demonstrate our networking lab task. Our goal is to implement and prove a multi-threaded TCP client-server application. So, before starting, we must ensure Java is installed in our system. Now, let's look at the problem from Lab 7, single threading cast client blocking. I will demonstrate this using a basic single-threaded server. So first of all, in lab 7, activity 7, I will just demonstrate some activities in which I will demonstrate activity 7. तो एक्टिविटी 7 में हमें ये बताया गया है कि सबसे पहले हम लोगों ने ये देखना है कि जो हमारे पास कोड हमें दिया हुआ है लैब मैनुअल के अंदर, तो मैं सबसे पहले इस कोड को कॉपी करूँगी, ठीक है। और फिर मैं सबसे पहले तो मैंने जाना है अपने फ़ोल्डर में, और फ़ोल्डर के अंदर मैंने सॉकेट सी जो मेरी लोकल डिस्क है उसके अंदर मैं सॉकेट लैब के नाम से एक फ़ोल्डर बनाऊंगी। और फिर मैंने अपना एडिटर ओपन करना है, टेक्स्ट फाइल जिसके अंदर मैं लैब 7 की एक्टिविटी 7 जो हमारे पास है उसमें रिज़र्व सर्वर के नाम से मैंने जो है वो जावा का कोड लिखना है, ठीक है, टेक्स्ट के अंदर। फिर उसको मैं सेव करूँगी और उसको मैं नाम दूँगी रिज़र्व सर्वर डॉट जावा। उसको मैंने सॉकेट लैब का जो फ़ोल्डर बनाया है उसके अंदर सेव करूँगी। दूसरा जो मैंने फ़ाइल बनानी है वो रिज़र्व क्लाइंट की बनानी है, और उसको मैं रिज़र्व क्लाइंट डॉट जावा के नाम से सेव करूँगी। उसके बाद मैंने टर्मिनल ओपन करना है। 3 टर्मिनल हम ओपन करेंगे, एक टर्मिनल 1, टर्मिनल 2 एंड टर्मिनल 3। सबसे पहले हम लोग इसके अंदर डायरेक्टरी लिखेंगे। डायरेक्टरी हम लिखेंगे कि सी डी सॉकेट लैब जो हमें उस फोल्डर की तरफ लेके जाएगी। और फिर उसके बाद हम लोग टर्मिनल 1 के अंदर कमांड लिखेंगे, ठीक है। जो कमांड हमारी लैब मैनुअल के अंदर लिखी हुई है उसको कॉपी करके इधर पेस्ट कर लें। तो ये कमांड जो होगी ये बोथ फाइल्स को कंपाइल कर देगी। उसके बाद टर्मिनल 1 के अंदर जावा रिज़र्व सर्वर 9090 की कमांड लिखनी है, जिससे हमारे पास सर्वर जो है वो स्टार्ट हो जाएगा और ये पोर्ट 9090 को लिसन करेगा। फिर टर्मिनल 2 के अंदर मैं जावा रिज़र्व क्लाइंट लोकल होस्ट 9090 की कमांड लिखूँगी, जिससे क्लाइंट 1 जो होगा वो कनेक्ट हो जाएगा। और फिर मैं कोई भी मैसेज टाइप करूँगी, और जब मैं उसके अंदर मैसेज टाइप करूँगी तो फिर वो मुझे इसका सॉल्यूशन देगा, ठीक है। इसमें ये होगा कि जब मैं कोई भी मैसेज टाइप करूँगी, फिर मेरे पास टर्मिनल 3 है उसके अंदर मैं कमांड लिखूँगी, और कमांड में जो होगा वो हमारे पास क्लाइंट 2 जो होगा वो कनेक्ट हो जाएगा। तो क्लास जो हमारे पास टर्मिनल 1 सर्वर होगा वो कोई भी मतलब प्रिंट करेगा न्यू क्लाइंट कनेक्टेड। जब एक 1 क्लाइंट कनेक्ट हो जाएगा, द सर्वर इज़ नाउ स्टक इन द डू वाइल लूप, ठीक है। वो बार बार जो है वो कोड लेगा और लिखता जाएगा। उसके बाद टर्मिनल 2 में जो है वो नॉर्मली वर्क करेगा। जब मैं उसको मतलब कोई भी टेक्स्ट दूंगी फिर वो उसको रिसीव करेगा और उसको उल्टा टाइप करेगा। और टर्मिनल 3 हैंग्स एंड ब्लॉक फॉर एवर, दिस इज़ बिकॉज द मैन सर्वर थ्रेड इन टर्मिनल 1 is stuck inside the server loop for client 1. It cannot return to the server socket dot accept call to accept client 2's connection request. So solution for this is to allow client 2 to connect. You must return to terminal 2 and type by or something else. This closes the socket for client 1. The server then closes the socket, the while true loop restart, and the server thread finally research server socket dot accept again. Only then will client 2 connection be accepted. This proves the necessity of multi-threading for scalable server. So in order to solve this issue, we move to the lab number activity 8, multi-threading reserve server implementation. So first of all we have to implement code. We will need to create two new files, the main server class reserve server.java and the client handling thread class server thread.java. The client code reserve client.java from activity 7 is reused. So first of all, first file is created already, reserve server.java, and the second we have to create server thread.java. This is the client handling file. The class contains the actual logic for receiving, receiving and sending data for a single client. So reuse the client code from activity 7. Ensure this file exists in your socket lab folder. So execution and demonstration. First of all, in terminal 1, I will command the copy the command and paste it. It compile the two new server files and the client.
then I put a command in terminal 1 java reserve server 900. It will listen on the port 9090 and start the server. And then terminal 2, I will copy the command and then paste it. It will in this client 1 connect successfully, type a message and keep running. Then terminal 3, java reserve client localhost 9090 command will paste it and then connect client to connect immediately, type a message and it will work. So when client to connect, terminal 3 does not hang, terminal 1 server will print new client connected twice. The main thread immediately start a server thread for client 1 and then immediately return to the server except to accept client 2. Terminal 2 and terminal 3 can now send and receive reused message concurrently, providing the success of the multi-threading server architecture. So that's how both clients can continue to operate and receive responses independently. This is the definition of a stable concurrent server. So this demonstration confirmed the successful implementation of our multi-threaded TCP server. By utilizing separate threads for each client, we achieve true concurrency and solve the fundamental problem of client blocking. ये जो मैंने फ़ाइल क्रिएट की है इसके अंदर ये मैंने सारी जो लैब 7 है वो स्टेप बाय स्टेप मैंने बताई हुई है, जिसमें मैंने एक्टिविटी 1 को भी इसी तरीके से किया, एक्टिविटी 2, एक्टिविटी 3, देन एक्टिविटी 4, 5, 6 एंड 7 जो मैंने आपके साथ डिस्कस की है। फिर इसके अंदर जो भी प्रॉब्लम आ रही थी जो हमने ऑब्ज़र्व किया है उसको हम लोगों ने एक्टिविटी 8 के ज़रिए जो है वो सॉल्व किया है। तो एक्टिविटी 8 के ज़रिए हमने इसको सॉल्व किया और एक्टिविटी 8 जो है वो मतलब हमें बताती है किस तरह एक हम लोग जो है मतलब एक ऐसा मतलब हम लोग क्लाइंट सर्वर डिमॉन्स्ट्रेशन करें जिसमें हम सक्सेसफुल इम्प्लीमेंट कर सकें मल्टी थ्रेडेड टीसीपी सर्वर को। तो इस तरह हम बाय यूटिलाइजिंग सेपरेट थ्रेड्स फॉर ईच क्लाइंट वी अचीव ट्रू कंकरेंसी एंड सॉल्व द फंडामेंटल प्रॉब्लम फॉर क्लाइंट ब्लॉकिंग। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग।